हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ नर्चर। IQ नर्चर में आपका स्वागत है। IQ नर्चर आपके लिए लेकर के आया है कंप्लीट कोर्स ऑफ केमिस्ट्री, वो भी बिल्कुल फ्री। आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच द लेक्चर रेगुलरली, डेली। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया लेक्चर को रेगुलरली डेली देखा करें। आज हमारी केमिस्ट्री की ये तीसरी क्लास है। पहले दो क्लास में हमने डिस्कस किया, पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था मैटर एंड इट्स नेचर, और दूसरे क्लास में हमने डिस्कस किया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो पिछले क्लास में हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डिस्कस किया था। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसमें हमने देखा था कि जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में कुछ बातें कही थी। जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में कुछ बातें कही थी। एटम के बारे में उन्होंने पहली बात क्या कही थी कि एटम्स आर इनडिविजिबल। एटम्स आर इनडिविजिबल। एटम जो होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं। हालांकि बाद में हमने देखा था कि एटम आज के डेट में डिविजिबल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है और सबको अलग अलग किया जा सकता है। जो दूसरी बात कही थी इन्होंने, बात कही थी कि ऑल द एटम्स of an element all the atoms of an element have identical properties. Identical properties. किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे, सारे एटम का प्रॉपर्टी आइडेंटिकल यानी कि एक जैसा होगा, इंक्लूडिंग मास। उनका मास बराबर होगा, उनका शेप एक जैसा होगा, उनका साइज एक जैसा होगा, उनका कलर एक जैसा होगा। तो एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो सारे के सारे एक जैसे होंगे। और यदि दो अलग अलग एलिमेंट हो तो उन दोनों के एटम अलग अलग होंगे, उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। जो तीसरी बात कही थी उन्होंने, वो ये कही थी कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड्स आर formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio। कंपाउंड कैसे बनता है? तो कंपाउंड बनता है जब एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था H2O का, वाटर का, कि H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। 2:1 के रेशियो में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो H2O यानी कि पानी बनता है। हमने इसमें लास्ट पॉइंट जो देखा था कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स।
और हमने क्या देखा था, एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो एटम क्रिएट होता है और ना ही एटम डिस्ट्रॉय होता है, मतलब ना तो एटम बनता है और ना ही एटम खत्म होता है। बस एटम जो हैं अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन जो है इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। हमने एग्जांपल लिया था H2O का ही, कि H2O बनता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है। H2 और O2 से मिलकर के बनता है H2O। तो H2 में हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बंधा होता है, O2 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बंधा होता है, लेकिन H2O जब फॉर्म होता है इन दोनों से मिलकर के, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन अगेन हाइड्रोजन से बंध जाता है, लेकिन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। तो बस रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। केमिकल रिएक्शन में ना तो हाइड्रोजन कहीं से आया और ना ही हाइड्रोजन या ऑक्सीजन खत्म होता है केमिकल रिएक्शन में, बस रीऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये थी पिछले क्लास की बात जो हमने देखा था। आज की क्लास में जो हमें डिस्कस करना है वो है अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में आज हमें फिर से एक बार चर्चा करनी है कि एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड होता क्या है। हालांकि ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले भी, 9th-10th में भी, और थोड़ा थोड़ा डिस्कशन मैंने पिछले 2 लेक्चर में भी किया है, लेकिन एक बार फिर से उसे अच्छी तरीके से देख लेते हैं कि एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड। आज का जो हमारा टॉपिक है, अगेन टॉपिक नंबर 3, वो है एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड होता क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटम के बारे में। एटम होता क्या है? एटम के बारे में पिछले ही क्लास में हमने डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी पढ़ी कि एटम के बारे में जॉन डाल्टन ने पहली बार कुछ थोड़ी सी डिटेल में बातें की थी। ठीक है, हम अब थोड़ा सा एटम के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। एटम को किसी भी मैटर का, मैटर यानी कि मटेरियल, मैटर यानी कि पदार्थ, दुनिया में कोई भी पदार्थ है वो एटम से ही बना है। तो एटम को किसी भी पदार्थ का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। जिस तरीके से जब बिल्डिंग खड़ी होती है तो वो ईंट एक पे एक रखते चले जाओ, तो ईंट जब हम रखते चले जाते हैं तो बिल्डिंग का निर्माण होता है। उसी तरीके से एटम जब एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, एटम जब एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं तो पदार्थ का यानी कि मैटर का निर्माण होता है, मैटर बनते हैं। हालांकि जॉन डाल्टन ने कहा था कि मैटर ये जो एटम जो है वो इंडिविजिबल है, मतलब एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज के डेट में हम जानते हैं कि एटम डिविजिबल है और एटम खुद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। जैसे कि यदि ये ईंट है, हमारा घर का बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो ईंट होता है, तो ईंट खुद छोटे छोटे पत्थर, उसके बाद छोटे छोटे रेत यानी कि बालू के कण से मिलकर के बना होता है, और इसमें मिट्टी। यदि हम ये 3 कंपोनेंट मान ले तो ये जो ईंट है ये खुद पत्थर, बालू यानी कि रेत और उसके बाद मिट्टी के कणों से मिलकर के बना है। लेकिन यदि हमसे कोई पूछे कि घर बनाने के लिए आप कौन सा चीज लेकर के आओगे जिससे घर बनेगा, तो उसका आंसर है ईंट।
हम रेत, मिट्टी और पत्थर अलग अलग नहीं ला रहे हैं, हम ईंट ला रहे हैं और ईंट को रखते चले जा रहे हैं, तो हमारा घर बन जा रहा है। सिमिलरली एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है। लेकिन किसी भी मैटर का, पदार्थ का यदि बिल्डिंग ब्लॉक हमसे पूछा जाए तो हम आंसर में एटम कहेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं। ठीक है, हम एटम का स्ट्रक्चर के बारे में यहां थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एटम होता कैसा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर, एटम होता कैसा है। हालांकि एटम का स्ट्रक्चर हमें अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर हम यहां सीख लेते हैं। तो एटम जो है, एटम मान करके चलो कि एक स्फेयर, एक गोला होता है, हालांकि वो बहुत छोटा होता है, लेकिन एक सपोज कि वो स्फेरिकल शेप का होता है। एटम तीन चीजें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। बाकी अंदर में भी चीजें होती है, लेकिन वो हमें 11th 12th और नीट और जेई के कंपटीशन तक नहीं पढ़ना। मेसॉन्स, क्वार्क्स, वो क्या होते हैं वो मास्टर डिग्री करने वाले, पीएचडी करने वाले वो जानेंगे। लेकिन हमारे सिलेबस तक, हमारे लेवल तक एटम केवल तीन चीजों से मिलकर के बना होता है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चौथी चीज नहीं। अभी अपने लेवल तक तो हम यही कहेंगे। तो एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत ही छोटे भाग में, बिल्कुल बीच में न्यूक्लियस में रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर में रहता है, जो कि एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर में रहता है। इस जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस कितना बड़ा हो सकता है एटम के कंपैरिजन में, उन्होंने एक आइडिया दिया था। उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया था कि सपोज मान लिया जाए कि ये आपका एटम एक फुटबॉल के ग्राउंड जितना बड़ा है, तो उसमें जो न्यूक्लियस है वो फुटबॉल के ग्राउंड में सपोज कि एक मटर का दाना बीच में रखा हुआ है, उस मटर के दाने के जितना साइज का ही होता है। मतलब एटम के मुकाबले में न्यूक्लियस, हालांकि जब हम फिगर बना रहे हैं तो ठीक ठाक बड़ा बनाया है हमने, लेकिन एटम के साइज के मुकाबले में न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। मतलब जो एटम में स्पेस, जगह ले रहा है, एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन ही ले रहा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत कम जगह में रहते हैं। तो ये है एटम का स्ट्रक्चर। अभी के लिए इतना काफी है, बाकी डिटेल में हम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएंगे तो हम देखेंगे। अभी के लिए इतना काफी है। जो अगली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का प्रॉपर्टीज। किसका किसका? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि दो प्रॉपर्टी, चार्ज और मास। पहला है चार्ज
और दूसरा है मास। इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है और कितना मास होता है, ये चीजें हमें अगले जो भी चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, इवन कि फिजिक्स में भी काम आएगा। तो हम ये देख लेते हैं और कोशिश करेंगे कि यहीं पे इन्हें याद कर लिया जाए। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी मात्रा होती है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलॉम। 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलॉम। लेकिन ये होता है निगेटिव में। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है निगेटिव में, और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव में। और अमाउंट कितनी होती है, मात्रा कितनी होती है, सेम 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलॉम। न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन चार्ज लेस होता है। न्यूट्रॉन चार्ज लेस होता है मतलब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो इस पे चार्ज जो है वो हो गया 0। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, ये कैलकुलेशन में काफी ज्यादा यूज आता है। मास होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मास में लगभग बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन मास में थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मान करके चलेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास लगभग सेम। ठीक है, उनका जो मास होता है वो होता है 1.67 गुणे 10 के पावर -27 kg। इसका भी उतना ही 1.67 गुणे 10 के पावर -27 kg। ये है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज और मास। ये जो मास है किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 1.67 गुणे 10 के पावर -27 kg। यदि हम इसे AMU में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 1 AMU के बराबर है। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। एटम काफी छोटा होता है, तो एटम के मास को कई बार हम जो मेजर करते हैं वो हम एटॉमिक मास यूनिट AMU, या सिंपली इसका सिंबल कहीं U भी लिखा होता है, U मतलब यूनिफाइड मास, तो AMU या फिर U में हम मेजर करते हैं। तो इतने मास को, इतने छोटे मास को हम 1 AMU कहते हैं। तो इसका भी मास हो गया लगभग 1 AMU। और इसका, इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 1 AMU का लगभग 2000वां हिस्सा होता है। मतलब 2000 जब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब जाकर के एक इलेक्ट्रॉन, 2000 जब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब जाकर के वो एक प्रोटॉन के मास के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो काफी कम होता है, किसके मुकाबले में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में। इसीलिए कई बार हम कहते हैं कि मास जो है सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन का मास ही नहीं होता, उसको हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। किसके मुकाबले में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में। लेकिन यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मुकाबला ना किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का भी तो अपना मास होता ही है, जो कि कितना है 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये हमें याद कर लेनी है। क्यों, क्योंकि ये कैलकुलेशंस में, फिजिकल केमिस्ट्री की कैलकुलेशन में बार बार आएगा, और डेटा यदि याद है तो अच्छा है।
कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे। जो अगला टॉपिक है वो है कि यदि एटम होता है, एटम का स्ट्रक्चर ये है, तो एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एटम का रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। एटम को एक स्पेसिफिक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि उसकी कुछ जानकारी हमें उसके रिप्रेजेंटेशन से मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जो टॉपिक है वो हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। एटम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो सपोज यदि हमारा एटम X है तो यहां पे लिखा होगा Z और यहां पे लिखा होगा A। सबस्क्रिप्ट में Z और सुपरस्क्रिप्ट में A। वेयर X जो है वो है सिंबल ऑफ एटम, Z जो है वो है एटॉमिक नंबर और A जो है वो है मास नंबर। एटम का सिंबल हम लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि एटम कार्बन है तो कार्बन के लिए सिंबल C, ऑक्सीजन है तो O, हाइड्रोजन है तो H। ठीक है, यदि आयरन है तो उसका सिंबल होता है Fe। तो सिंबल तो हम जानते हैं। अब सवाल यह है कि ये Z एटॉमिक नंबर क्या है और A मास नंबर क्या है। तो Z का जो डेफिनिशन है, एटॉमिक नंबर का जो डेफिनिशन है वो है कि इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी एटम। व्हाट इज इट? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालेंगे हम? तो हमने 9-10 में पढ़ा था कि सपोज कोई एटम जो है कार्बन है, कार्बन 6 नंबर पे आता है तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये होते हैं 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यदि ये एक न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कार्बन में जनरली 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने इसमें हो गए? 6। तो जो आपका एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z जो है ये Z नहीं है, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर Z नहीं है। बच्चों को जनरली कंफ्यूजन होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है Z उसके बराबर है, Z यानी कि एटॉमिक नंबर उसके बराबर है। नहीं, एटॉमिक नंबर की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो ये है कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। मतलब Z ये है, एटॉमिक नंबर ये है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 1। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 8। यदि ऑक्सीजन से
एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो ऑक्सीजन O+ में कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 प्रोटॉन थे। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो उसमें सिर्फ 7 ही इलेक्ट्रॉन बचे। तो एटॉमिक नंबर 7 नहीं हो जाएगा, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं होता। ठीक है, एटॉमिक नंबर समझ लग गया। अब अगला जो है वो है मास नंबर, जेड। जेड के बाद एक ए क्या है? मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन और उसमें यदि आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जोड़ देते हैं तो वो मास नंबर के इक्वल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में उसका मास यानी कि उसका द्रव्यमान बहुत कम होता है। कितना कम होता है? यदि 2000 इलेक्ट्रॉन यदि हम लेकर के आए, लगभग 2000, तो वो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर होगा। उसका मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में बहुत कम होता है। तो हम किसी भी एटम का मास कैसे निकालेंगे जी? इलेक्ट्रॉन का मास ऐड कर दिया, प्रोटॉन का मास ऐड कर दिया और न्यूट्रॉन का मास ऐड कर दिया। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के मुकाबले में काफी कम है। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ऐड कर देते हैं। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है AMU में कहा जाए तो अभी हमने एक टेबल बनाया था 1 AMU के बराबर। और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास 1 AMU के बराबर और न्यूट्रॉन का मास भी 1 AMU के बराबर। तो यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ दें, दोनों का तो 1 1 है, तो जब नंबर में जोड़ देंगे तो उतना AMU लगभग उसका मास निकल करके चला आएगा। उदाहरण के लिए फिर से कार्बन ही ले लेते हैं। उदाहरण के लिए फिर से हम कार्बन ही ले लेते हैं। कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 थे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये भी आपके 6 थे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये भी आपके 6 थे। तो इलेक्ट्रॉन का मास काफी 6 है, लेकिन इसका मास जो है वो निग्लिजिबल है। इसका मास बहुत कम है। किसके मुकाबले में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में। तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ इनका और इनका मास जोड़ देते हैं। तो एक प्रोटॉन का मास 1 AMU, तो 6 प्रोटॉन का मास 6 AMU। एक न्यूट्रॉन का मास 1 AMU, तो 6 न्यूट्रॉन का मास 6 AMU। तो यदि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ही ऐड कर दें, सिर्फ N प्लस P यानी कि 6 प्लस 6 प्लस 6 यानी कि लगभग 12 AMU के बराबर, लगभग 12 AMU के बराबर इसका मास हो गया। तो हालांकि ये एक संख्या में आती है, ये फ्रैक्शन में कभी आता नहीं है, इसीलिए इसके हम मास नंबर भी कहते हैं। और मास नंबर की क्या है? वो ही वही मास है। AMU में कह दो तो वो मास हो गया। ठीक है, तो एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है, एटम का पहले सिंबल लिखते हैं हम, नीचे में एटॉमिक नंबर, ऊपर में मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई एटम है आपके पास, मान लेते हैं
कि एटम है आपके पास हाइड्रोजन, उसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, और हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन होता है। तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, तो 1 + 1 यानी 1 + 0 यानी कि 1, तो उसका मास नंबर कितना हो गया? 1। तो एटम को कार्बन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? C। एटॉमिक नंबर 6, उसमें नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं वो है 6, तो एटॉमिक नंबर 6। और उसका मास नंबर कितना हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐड कर दें, 6 और 6 हो गए 12। तो कार्बन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और हाइड्रोजन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, जिसमें हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर की भी चर्चा की। तो एटम के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है। अब अगला जो टॉपिक हमारा है, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड में, हालांकि हम पहले 2 लेक्चर में मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं मॉलिक्यूल होता क्या है। मॉलिक्यूल होता है जब 2 या 2 से ज्यादा एटम कंबाइन होंगे तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। जब 2 या 2 से, हम डिस्कस किसको कर रहे हैं? मॉलिक्यूल को। एटम का हिंदी जो होता है वो होता है परमाणु, और मॉलिक्यूल का जो हिंदी होता है वो होता है अणु। मॉलिक्यूल एटम से मिलकर के बना होता है, तो मॉलिक्यूल एटम से बड़ा होता है, अणु जो है परमाणु से बड़ा होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि एक से ज्यादा एटम जैसे ही कंबाइन होंगे तो वो मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या ये एटम सिमिलर भी हो सकते हैं? हाँ। क्या ये एटम अलग अलग भी हो सकते हैं? बिल्कुल हाँ। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन का दूसरा एटम जब एक दूसरे से कंबाइन कर जाते हैं तो अब हम इसे एटम ना कह के इसे हम एक मॉलिक्यूल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे O2, ऑक्सीजन का एक एटम और ऑक्सीजन का दूसरा एटम जब ये कंबाइन कर जाता है तो O2 बन जाता है, और इसे हम एक एटम ना कह के, ऑक्सीजन का ये एटम है, लेकिन दोनों मिल करके अब एक मॉलिक्यूल बन चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे O3, ओजोन, और एग्जाम्पल ले लिया जाए तो P4, और एग्जाम्पल S8, ओजोन, फॉस्फोरस, सल्फर। फॉस्फोरस में फॉस्फोरस के ही 4 एटम हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सल्फर में सल्फर के ही 8 एटम्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से सल्फर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ये एग्जाम्पल जो हमने देखे, इसमें खास बात क्या है कि ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो सिमिलर काइंड ऑफ एटम से मिलकर के बने हैं। इसीलिए हम इन सब को एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। और अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारा H2O। H2O में होता क्या है? H2O में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का एक एटम,
हाइड्रोजन का दूसरा एटम, हाइड्रोजन का दूसरा एटम। NH3 नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। यह हो गया NH3 अमोनिया। उसी तरीके से आपका H2SO4, उसी तरीके से और भी, ये भी मॉलिक्यूल्स ही हैं। इसमें खास बात क्या है कि इस एक मॉलिक्यूल में ये क्या है, H2O यानी कि वाटर, ये है NH3, इसे हम कहते हैं अमोनिया, ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये NH3 अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है। इसमें खास बात क्या है कि इसमें एक ऑक्सीजन का एटम है और 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। मतलब एटम्स अलग अलग एलिमेंट के हैं, ऑक्सीजन का भी है, हाइड्रोजन का भी है, इसमें नाइट्रोजन का भी है, हाइड्रोजन का है, इसमें तो और हो गया, हाइड्रोजन का है, सल्फर का है, ऑक्सीजन का है। तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन सिमिलर काइंड ऑफ एटम से भी हो सकता है और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से भी हो सकता है। जब सिमिलर काइंड ऑफ एटम से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं, और जब डिसिमिलर अलग अलग टाइप के एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल बने तो वो जो है मॉलिक्यूल एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, कंपाउंड का छोटा यूनिट है, एलिमेंट का नहीं। एलिमेंट का छोटा यूनिट तब कहला पाएगा वो जब एटम्स जो हैं वो सिमिलर टाइप के हों। जब एटम्स अलग अलग टाइप के हों तो इसे हम एलिमेंट ना कह करके कंपाउंड कहेंगे। तो मॉलिक्यूल तक हम अभी समझ चुके हैं, एटम समझ चुके हैं, मॉलिक्यूल समझ चुके हैं। अब एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन और देख लेते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड जो है ये मैटर के क्लासिफिकेशंस हैं। मतलब ये मैटर को यदि प्योर कह ले, मैटर को यदि 2 भागों में बांट लें, मिक्सचर जो है होते एक्चुअली वो एलिमेंट और कंपाउंड के ही मिक्सचर है। तो दुनिया में जितने भी मैटर है, मटेरियल है, उन सबको हमें क्लासिफाई करना हो तो हम उसे एलिमेंट और कंपाउंड के फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एलिमेंट कौन सा होगा? एलिमेंट मैटर है। मैटर कहने का मतलब क्या है? यदि किसी ग्लास में 1 ग्लास पानी रखा हुआ है तो जो 1 ग्लास पानी है वो एक मैटर है, और 1 ग्लास पानी जो है बहुत छोटे से कंपाउंड के बहुत छोटे छोटे से मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है। तो एक छोटा मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। मॉलिक्यूल भी एटम से मिलकर के बने हैं तो वो एटम समझ लग गया। मतलब एटम और मॉलिक्यूल काफी छोटे होते हैं, और मैटर जो है, जो हमें दिखाई दे रहा है, उसको सम्मिलित रूप से हम एक मैटर कहते हैं। मतलब 1 ग्लास पानी है तो वो एक मैटर है। पानी क्या होता है जी? कंपाउंड। तो ठीक है, कंपाउंड एक मैटर होता है, एलिमेंट एक मैटर होता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, आयरन का बड़ा सा टुकड़ा रखा हुआ है, वो एक मैटर है। और कैसा मैटर है, किस टाइप का मैटर है, तो उसमें कहेंगे एलिमेंटल टाइप का मैटर है, मतलब एलिमेंट है। लेकिन कॉपर और आयरन बहुत छोटे छोटे से एटम से मिलकर के बने हैं। तो एटम और मॉलिक्यूल बहुत छोटे कण को कहते हैं, और एलिमेंट और कंपाउंड ये आपका मैटर है। ओवरऑल जो है वो आपका या तो एलिमेंट है या तो कंपाउंड है। एलिमेंट और कंपाउंड का छोटा यूनिट को हम एटम या मॉलिक्यूल कहते हैं।
तो आज की क्लास में हमने देखा सबसे पहले एटम क्या होता है। एटम के बारे में हमने देखा कि एटम को हमने उसके स्ट्रक्चर के रूप पहले डिस्कस किया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एटम एक स्फेरिकल शेप का होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर में होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में। एटम का जो भी मास है वो लगभग ऐसा कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं। और हमने क्या डिस्कस किया? चार्ज डिस्कस किया। चार्ज किसका डिस्कस किया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है निगेटिव में, प्रोटॉन में चार्ज होता है पॉजिटिव में, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। उसकी अमाउंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उसकी मात्रा होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। फिर उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम देखा, जिसमें एटम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंबल लिखते हैं और सिंबल नीचे सबस्क्रिप्ट में एटॉमिक नंबर और सुपरस्क्रिप्ट में एटॉमिक मास। ये होता है हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका। फिर हमने देखा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में मास ना के बराबर, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जोड़ दो, हो जाएगा काम। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया आगे मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड को फिर से थोड़ा सा रिकैप यानी कि रिवीजन कर लिया, देख लिया कि हालांकि ये पहले दूसरे क्लास से हम लोग पहले क्लास में ही हमने एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में जब हम मैटर क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो हमने देख लिया था। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।